एक तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि इमिग्रेशन कंपनीज बहुत ही हाई फाई बनाई होती हैं, बहुत ज़्यादा होटल टाइप बनाई होती है, तो उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्टाफ के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 10-10 लाख पर मंथ के, 15-15 लाख पर मंथ के खर्चे होते हैं। अब ये 15 लाख रुपए पर मंथ के खर्चे निकालेंगे कैसे? फिर वो टारगेट के लिए सेल्स वालों को बोलते हैं कि आपका टारगेट है, आपने ऐड निकालनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। फिर वो ऐड आती है आपको, उसे देख के आप हंसते हो। हर एक से अगर आप 25-25 हज़ार भी लोगे और 100 लोग भी आ गए तो आपके तो टारगेट नहीं हो गए पूरे। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पे अपनी आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करी यहाँ पर। तो मैं आईटी कंपनी में काम करता था, तो मैंने एक मेरा क्लाइंट मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे बताया कि वो इमिग्रेशन का काम करना चाहते हैं आईटी में। मतलब वो आईटी में कैसे? कि आईटी के जो होते हैं प्रोफेशनल, जो यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको हम बाहर भेज सकते हैं, कनाडा, यूएस में, आईटी की कंपनीज में। उनसे हम कुछ मिनिमम चार्ज करेंगे, 25,000, 30,000, 50,000, और उसके बाद हम उनको भेजेंगे। इस मॉडल से हमने एक इमिग्रेशन कंपनी सेट करी, और हमें पता नहीं था कि क्या चल रहा है पंजाब में और हरियाणा में। आप उस टाइम पता नहीं था? हमें पता नहीं था, हमने हमने कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। तो हमें लगा उस कि कंपनी का नाम क्या? उस कंपनी का नाम था गोल्डन वीज़ा के नाम से ही थी वो कंपनी। तो हमने कंपनी इस्टेब्लिश करी और उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो हमारे पास एक भी नहीं आया कोई ऐसा जो आईटी प्रोफेशनल था, जो आईटी में काम करता था। तो हमें लगा कि ये तो मॉडल चल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्वे करना शुरू किया कि मेरी भी इमिग्रेशन कंपनी और साथ वाले की भी, बट वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो तो वर्क वीज़ा भी लगा रहे हैं, टूरिस्ट भी दे रहे हैं, वो स्टडी भी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, वो बोलते थे हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब मैं तो आईटी का ही बंदा हूँ, मैं तो आईटी का ही काम करता था। तो फिर मैंने थोड़ी इसमें रिसर्च करनी शुरू करी कि पंजाब हरियाणा में ये हो क्या रहा है। तो फिर हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले, अपनी रिसर्च करी। तो उसमें हमें पता चला कि हर मंथ करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। मतलब एजेंट आपसे पहले पैसे ले लेते हैं किसी तरीके से बोल के कि नहीं पहले 50,000 दे दो फाइल चार्जेस, 10,000 दे दो फाइल चार्जेस, इस तरीके से फंसाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे पास कोई भी आता था, मैं उसे गाइडेंस देता था, क्योंकि मैं तब आईटी का ही कर रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे भी इस फील्ड में एंटर होना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो फिर जब मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, फिर हमने आईटी बंद करके, क्योंकि आईटी का यहाँ कोई था नहीं, फिर हमने स्टडी वीज़ा और हमने बाकी वीज़ास खोलने शुरू किए धीरे धीरे। और हमने लिमिटेड नंबर ऑफ़ फाइल्स लेनी शुरू की। और नॉर्मली हम फ्री में गाइड करते हैं सबको। कोई भी आता था हम बोलते थे अगर आपने कोई और एजेंट कर रहा है तो उसको बस ये उससे करवा लेना, ताकि आप एटलीस्ट आपके साथ फ्रॉड ना हो। पहले मतलब आप गाइडेंस के तौर पे ही थे? जी जी जी, मैं गाइड ही करता था, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस तो आईटी का ही था। तो मेरे पास कोई भी आता था, क्योंकि मेरी भी इमिग्रेशन कंपनी उन्हीं के साथ थी, बाकियों के साथ ऑफिस। तो आते थे कि सर हमारा स्टडी वीज़ा है, उसने हमारे साथ ये फ्रॉड कर दिया, उसने हमारे पैसे ले लिए, कुछ हेल्प कर सकते हो? तो मैं फिर उनके पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उनका पढ़ता था, उन्हें गाइड करता था। कईयों को मैंने पैसे दिलवाए, वापस करवाए, और कई लोगों के तो वीज़ाज भी लगवाए, और हम पैसे नहीं लेते थे। तो काफ़ी जब उसमें सक्सेस हमें मिली, तो फिर हमें लगा कि हमें इस फील्ड में एंटर करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी आपके माध्यम से मुझे लगा कि आपको बुलाना चाहिए। जब भी हमारा कोई अगर वीज़ा आ रहा है तो आपको बुलाऊं, और आप खुद जांच पड़ताल करो हमारी, और देखो, और एप्लीकेंट से पूछो कि हमने किस तरीके से उसका वीज़ा लगाया, और हमने क्या उससे कोई नहीं, पैसे आप तो चार्ज किए कि जैसे नहीं। आप बता रहे थे गाइडेंस के तौर पे थे, फिर आपने वीज़ा लगवाने कब स्टार्ट किए? जब हमने गाइडेंस के तौर पे, हमारे पास बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए और हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, तब हमने फिर उसके बाद पैसे लेने शुरू कर दिए कि हम आपसे पैसे लेंगे पहुंचने के बाद, बट हम पैसे ज़रूर लेंगे, लेकिन हम आपका काम पक्का करके देंगे। हम वही फाइल्स उठाते थे जिन पे हमें उम्मीद होती थी इनका वीज़ा आएगा। आपको पता कैसे लगा बिल की फाइल मंजूर हो जाती है? ऐसे मतलब क्या काम है? इसमें क्या ना कि हम उसकी, अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो अगर आपके 10वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स हैं, एटलीस्ट 55%, 60%, 60% तक अगर आपके हैं, और पीटी आइल्स में आपका 6 बैंड है, तो ऐसे में आपके वीज़ा आने के चांसेस 95% है। ऐसी ही फाइल हम उठाते थे। एजेंट जो हैं दूसरे, जो रजिस्टर नहीं है और जो फ्रॉड करने की सोचते हैं, वो उठाते हैं जिनकी पीटी स्कोर 40-45 आता है, 10वीं 12वीं में इतने स्कोर नहीं होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी जगह भटक चुके होते हैं, बहुत एजेंट्स के धक्के खा चुके होते हैं। तो इनको होता है कोई एजेंट अगर बोल देना कि मैं तेरा वीज़ा लगा दूंगा, तो वो तैयार हो जाते हैं। ऐसे में एजेंट उसका मौके का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ले लेता है। तो फिर आप जैसे बता रहे हो कि भी पहले आपने आईटी का स्टार्ट किया, उसमें काम नहीं बना,
फिर आपने गाइडेंस के तौर पे किया, वो फिर आपका सक्सेसफुल खर्चा चाहिए कि उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल फिर आपने वीजे लगाने शुरू कर दिए, तो जी। फिर धीरे धीरे तो आप भी उनकी कैटेगरी में आ गए, आप उनसे अलग कैसे थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम उनसे अलग इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हम ना तो फ्रॉड केस में इन्वॉल्व होते हैं, ना हम किसी को मिसगाइड करते हैं। ये हमारा रूल है। हम ना तो हमें है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, हमें सिर्फ उतना कमाना है जितना जितना हम बचा सकते हैं। जितना हम, अगर किसी के 10,000 हमें चाहिए तो हम 10,000 ही लेंगे, उससे हम कोई लाख रुपए नहीं मांगेंगे। हम प्रॉपर गाइड करते हैं। और मेन बात यह है कि मैं एक एप्लीकेंट को अवेयर करना चाहता हूँ। बात सिर्फ वीज़े की नहीं है, उसने आगे भी ज़िंदगी में आगे जाना है, कनाडा या यूके यूएसए पहुँचना है, उसके बाद भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस एप्लीकेंट को, उस बच्चे को अभी से ट्रेन करूँ ताकि वो आगे जाके भी सक्सेसफुल हो। वीज़ा बस एक माध्यम है किसी कंट्री में एंट्री करने का। हमें वीज़ा और भगवान के इक्विवेलेंट लगता है। हालांकि ये बस सिर्फ एक माध्यम है किसी कंट्री में एंटर करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल शुरू होगी वो कोई नहीं बताता है। तो हम तैयार करते थे, उन्हें अवेयर करते थे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 10वीं 12वीं में आपके ये मार्क्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें बनती है, तो आप भी ये बात समझो। मुझे एज अ एजेंट मत लो कि आपका बस वीज़ा आना चाहिए। आप ये देखो आपका वीज़ा क्यों आया है, किस पैरामीटर पे आया है, क्या प्रोफाइल लगी है आपकी, कैसे वीज़ा निकलते हैं। इस तरीके से हम समझाते कि हैं। ऐसा कोई केस बता सकते हो, जैसे कोई भाई कोई फ्रॉड हुआ हो किसी के साथ, वो आपके पास आया हो, या फिर आपने उसको अच्छी गाइडेंस दी, कुछ ऐसी आपके पास कोई केस आया, कुछ याद हो आपको? जी जी, एक केस आया था कनाडा स्टडी वीज़ा का जैसे। तो उसका एजेंट ने 2 बार उसका रिफ्यूज़ल आ चुका था। तो जब मैंने उसका चेक किया, उसकी नॉन मेडिकल में उसकी पढ़ाई थी, 10वीं और 12वीं उसकी नॉन मेडिकल में थी। और उसको जो था एजेंट BCA में डाल रहा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और ना तो उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है SOP, ना तो वो ढंग की बन रही थी। कि क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको तभी एडमिशन देती है जब वो देखती है कि आपने 11वीं 12वीं जिस चीज़ में करी है उसी चीज़ में आप BA BCom या BSc करोगे या BTech करोगे, उसी फील्ड में करोगे। लेकिन एजेंट्स तो ज़्यादातर यहाँ पढ़े लिखे हैं नहीं। तो एजेंट्स ने क्या किया, उसका वीज़ा लगा दिया दूसरी कैटेगरी में, उसकी फ़ाइल लगा दी BCA में। तो उसकी 2 बार रिफ्यूज़ल आ गए। फिर वो मेरे पास आया। जब मैंने उसको समझाया कि तुम्हारी 11वीं 12वीं तुम्हारी नॉन मेडिकल में है, तुम्हारे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है, तुम्हें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, BSc मेडिकल में जाना चाहिए, BSc नॉन मेडिकल में जाना चाहिए, जब उसको समझाया तो फिर उसके बाद वो मुझे खुद ही बताने लग गया कि सर मेरे को लगता है मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। फिर मैंने बोला अब समझ में आ रहा है ना आपको। फिर मैंने उसे जब यूनिवर्सिटी दिखाई कि इस यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो सकती है, फिर उसका कॉन्फिडेंस खुला और उसने बोला हाँ मुझे लगता है इसमें हो जाएगी। तो अब मैं नहीं बोलता हूँ उसे कि उसका वीज़ा लगेगा, मुझे एप्लीकेंट ही बोलता है कि उसका वीज़ा लगेगा। जब मैं इस लेवल पे आ जाता हूँ तब मैं फ़ाइल लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।